अगर आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स के बियॉन्ड मार्केट को देखने की, मार्केट कब ऊपर जा रही है, मार्केट में करेक्शन कब आ रहा है, कितना करेक्शन आ रहा है, तो वहां पर अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित हो जाता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। लेकिन ईटीएफ में एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है, खामियां बोलूंगा, वो ये है उन्होंने बताया था कि आई गेस 500 में से 480 म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ को बीट नहीं कर पाते हैं। तो अब इसलिए अब कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है, बात सारी वहाँ पे आ जाती है। सबसे बड़ी गलती जो मैं कहूंगा, एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक जो मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम पे आती है, वो ये है कि इन्वेस्टर सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड के को देखता है। देखो, एक सिंपल सी चीज है, अगर आपने एज एन एसेट अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने चूज किया है म्यूचुअल फंड, तो आप भूल जाइए के अंदर, आप भूल जाइए टाइम करना है। म्यूचुअल फंड्स में सबसे अच्छा समय होता है कि आप जब मार्केट गिर रही है उस टाइम पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड भी पड़ा है, उस एक्स्ट्रा फंड को भी धीमे धीमे करके। म्यूचुअल फंड में एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है, म्यूचुअल फंड से आपको पैसा तब तक बाहर नहीं निकालना जब तक आप, ये तो लालच है, वो तो कुछ भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। जिस दिन आपका पीस ऑफ माइंड इतना हो जाए कि अब मैं पैसा ना भी कमाऊँ तो मुझ पे मतलब मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, मेरे बच्चे आराम से जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, मेरी फैमिली ऐसी चलती रहेगी, आप उस दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल पे आप लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस देखते रहते हो, बट आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ईटीएफ के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में समझाएंगे। वेलकम रंजन जी, हाउ आर यू? बहुत अच्छा हूँ हनी जी, और काफ़ी टाइम से मुलाकात करना चाहता था आपसे, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू एक मौका लगा कि आपके पास आ सकूं और हम मुलाकात कर सकें। तो आई थिंक इससे पहले हम काफ़ी कन्वर्सेशन फ़ोन पे भी कर चुके थे, रिमोटली हम बात कर रहे थे, बट ऐसा इन पर्सन मिलना आज पहली बार हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके। क्योंकि मैंने भी सबसे पहले आपकी आईफोन वाली वीडियो देखी थी। हाँ हाँ। वो आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। एंड वीडियो तो चलो ठीक है, सारे बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग पे, पर्सनल फाइनेंस पे, आईफोन्स क्यों लेने क्यों नहीं लेने सब बनाते हैं, बट उसके अंदर प्रॉपर आपने जिस पे से समझाया था, मैंने आपको फ़ोन पे भी किया था, फिर आप ऐसे लगता है कि एक्चुअल में अपने छोटे भाई को समझा रहे हो, कुछ आपकी सारी वीडियोस ऐसी हैं जी। एंड म्यूचुअल फंड्स की भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं देखा ज़्यादातर लोग बहुत टेक्निकल वे में ले जाते हैं, आप उसको भी बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत ईजी वे में समझाते हो। एंड मेरे जो खुद मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे सारी जो देखते हैं वो सारी स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा है, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से फॉलो करते हैं, बट साथ साथ में आई बिलीव एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो या एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। तो उसके लिए आज आपसे अच्छी नॉलेज लेंगे, आप ये हमें समझाओगे। कोशिश रहेगी काफ़ी डिटेल में समझा पाएँ, मतलब इनफैक्ट अपने चैनल पे भी मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं सिखा सकूँ, उतनी सिंपल मतलब लैंग्वेज में यूज़ करके, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ईटीएफ्स के बारे में, बेसिकली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में मतलब कोशिश करता हूँ कि डिटेल वे में नॉलेज मिल सके। राइट, मैं भी, क्योंकि ऑफलाइन मैंने ऐसे पॉडकास्ट पहली बार ही कर रहा हूँ, बिकॉज सबके साथ मैं करता नहीं हूँ। जो फ्रेंड्स हैं अच्छे, जिनसे ऑलरेडी बहुत टाइम से बात हो रही है, तो मुझे था मैं कि आप बेस्ट पर्सन हो, आपके साथ बैठ के अच्छे से समझते हैं आज। तो सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन ही कि म्यूचुअल फंड ही क्यों, या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आप बेसिक ये सब कुछ क्लियर कर दो। जी, देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है म्यूचुअल फंड ही क्यों, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने का एक बहुत ही फर्स्ट स्टेप, एक तरह से बहुत बेसिक लेवल है कि एक ऐसा बंदा जिसको स्टॉक मार्केट की बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है, स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, या उसकी फुल टाइम नॉलेज है जिसकी, सॉरी, फुल टाइम जॉब है जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट को ज़्यादा समय नहीं दे पाता, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी प्लेस बन जाती है जहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़, बहुत डिटेल्ड एक्सपर्टीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स, आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना होता। और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा डाल देते हैं तो एक म्यूचुअल फंड आपके लिए वेरी लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम तक भी रह सकता है, जिसको आप बहुत लंबे समय के लिए ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड, हाँ, एक अच्छा बेस है। अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। तो हाँ, मैं म्यूचुअल फंड को बेस मानता हूँ। उसके बाद अगर हम ईटीएफ्स की बात करते हैं, तो देखिए, स्टॉक मार्केट में अभी तक दो चीज़ें हुआ करती थी मेनली। एक हो गया म्यूचुअल फंड, जो कि एक बेसिक नॉलेज हो गई। दूसरी चीज़ हो गई डायरेक्ट इक्विटी, यानी कि स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है वगैरह। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मैं मानता हूँ कि किसी बंदे को एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, प्लस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उसके पास इतना समय होना चाहिए कि मार्केट में जब हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, किस स्टॉक में वो रह सके, किस स्टॉक्स में उसको निकल जाना चाहिए, कहाँ पे एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो एक तरफ स्टॉक, एक तरफ म्यूचुअल फंड, इनके बीच का सोल्यूशन एक तरह से हम समझ सकते हैं कि है ईटीएफ। ईटीएफ म्यूचुअल फंड भी है, ईटीएफ स्टॉक्स की तरह लाइव मार्केट में ट्रेड भी होता है। बेसिकली ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड बन गया जिसको आप लाइव मार्केट में करंट प्राइस जो चल रहा है किसी म्यूचुअल फंड का, जैसे हम एनएवी बोलते हैं, यहाँ पर हम प्राइस बोलते हैं ईटीएफ में, तो ईटीएफ का एट द स्पॉट, एट द टाइम जो प्राइस चल रहा है, आप उस प्राइस पे
उस म्यूचुअल फंड को बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन एक तरह से प्रोवाइड हो गया कि अगर आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज है म्यूचुअल फंड्स के बियॉन्ड मार्केट को देखने की, मार्केट कब ऊपर जा रही है, मार्केट में करेक्शन कब आ रहा है, कितना करेक्शन आ रहा है, इन अ डे कितना करेक्शन आ गया, इन अ डे भी अगर आपको करेक्शन अच्छा मिलता है और वहाँ पे आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वहाँ पर ETF एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट साबित हो जाता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। क्यों है? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में जैसे मार्केट आज के टाइम पे 1% डाउन हुई, तो म्यूचुअल फंड में जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुझे म्यूचुअल फंड का जो NAV यानी कि जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा डे एंड का। मार्केट 1% नीचे आई, लेट्स से 2:30 बजे तक, 2:30 बजे के बाद मार्केट रिवर्स कर गई, 1% वापस ऊपर, आपको NAV क्या मिलेगा? डे के एंड का, जब मार्केट रिवर्स होकर वापस उसी पॉइंट पे आ गई। एग्जाम्पल के लिए ETF की अगर हम बात करते हैं, जहां जैसे ही आपने देखा कि मार्केट 2:30 बजे 1% डाउन हो गई है, आप ETF को उस टाइम जो उसका प्राइस चल रहा है उस पर बाय कर सकते हो, और मार्केट जब ऊपर चढ़ती है सेम डे या नेक्स्ट डे तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है म्यूचुअल फंड को बाय और सेल करने की। तो ETF उनके लिए सही है जो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा वॉच करना जानते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हैं। इसके लिए एक्टिवली आपको बहुत लंबे समय की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्टॉक्स की तरह देखना पड़ रहा है, बट हाँ, थोड़ी बहुत रीबैलेंसिंग के लिए ETF ऐसे लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। ओके। एंड अगर जैसे कोई अभी बिल्कुल न्यू आया है, वो ऑलरेडी या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उनको लॉन्ग टर्म में कुछ अभी एक्सपोजर नहीं है, अब उनको म्यूचुअल फंड चूज़ करना है या ETF चूज़ करना है, एग्जैक्टली वो कैसे चूज़ करें? मतलब इनकी दोनों की ग्रोथ कैसे ज़्यादा अच्छी होती है, किसको ज़्यादा अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए, किसको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? हाँ। तो दोनों में से चूज़ अभी भी, जैसे टाइमिंग का तो समझ आ गया है, इंट्राडे के अंदर आप अच्छे से आप एक अच्छे पॉइंट पे पिक कर सकते हो, हाँ, बट लॉन्ग टर्म में ओवर द हिस्ट्री कौन सा ओवरऑल ठीक रहता है ज़्यादा? ठीक रह सकता है। आप कह रहे हो कि जिसने इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है बट इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं नहीं किए। करा कभी आज तक। अब देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो उस बंदे के पास है कि वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करना जानता है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना जानता है, यानी कि मार्केट को पढ़ना उसको आता है। भले ही बहुत डीप ना आता हो, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट को पढ़ना आता ही होगा। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करें तो ऑब्वियस है। तो अगर मार्केट को पढ़ना आता है, यानी कि आप उस ETF को सही टाइम पे बाय कर सकते हैं, सही डिप पे बाय कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। तो ETF की जब बात आती है तो अगेन यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है वर्ड, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर ट्रेडिंग की भी बात कर लेते हैं। ETF एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आज सेल किया, आज बाय किया, कल सेल किया, इस तरीके से। लेकिन ETF में एक जो ड्रॉबैक मुझे लगता है, खामियां बोलूंगा, वो ये है कि ETF सिर्फ इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्स जैसा मतलब परफॉर्म करेगा, ETF इंडेक्सेस को फॉलो करेंगे। जैसे निफ्टी 50 का ETF है तो निफ्टी 50 को फॉलो करता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो ETF उसका निफ्टी नेक्स्ट 50 का होगा, एंड सो ऑन। गोल्ड का प्राइस चल रहा है तो गोल्ड का ETF है, मिड कैप जो इंडेक्स है उसका एक ETF है। तो यहाँ पर कोई भी एक्टिवली मैनेज्ड ETF नहीं है जिसको फंड मैनेजर मैनेज कर रहा हो। ETF पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडेक्स को फॉलो करेंगी, इंडेक्स के बाहर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते एक तरह से। तो ETF में आप एंटर करते हैं तो आप एक तरह से बाउंड हो जाते हैं इंडेक्सेस पे। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड का जो मेन गोल होता है वो होता है इंडेक्स को बीट करना, अपने बेंचमार्क को बीट करना। यानी कि यहाँ पर कोई बंदा है जो म्यूचुअल फंड को एक्टिवली मैनेज कर रहा है। एक्टिवली मैनेज कौन करता है? फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो इंडेक्स अगेन इंडेक्स है। म्यूचुअल फंड में दो तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स अगेन वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक ETF की हमने बात करी है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको फंड मैनेजर मैनेज करता है, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से उसके कॉम्पोजिशन में चेंज करता है, रीबैलेंस करता है, और मार्केट मूड के हिसाब से उसमें इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में ज़्यादा करना है, मिड कैप में ज़्यादा करना है, या फिर लार्ज कैप में ज़्यादा करना है, वो फंड मैनेजर चूज़ करता है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं या एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं। एक्टिव जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड चूज करने पड़ेंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। आप पैसिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ETFs के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। राइट। एंड इसके अंदर जैसे अब ETF है, अब एक बुक मैंने रीड की थी, द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जे कॉलिंस की शायद बुक है। उनमें उन्होंने बताया था कि आई गेस 500 में से 480 म्यूचुअल फंड्स ETF को बीट नहीं कर पाते हैं। तो अब इसलिए अब कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है, बात सारी वहाँ पे आ जाती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा पॉइंट है इनफैक्ट, कि म्यूचुअल फंड की अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी परेशान करती आई है इन्वेस्टर्स को। तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं। लेट्स से अगर हम किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 50 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो 50 में से शायद
7 8 या 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स होंगे जो निफ्टी 50 को बीट कर पा रहे होंगे, जब हम लार्ज कैप की बात करते हैं, अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप में बीट कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक तरह से फंड मैनेजर्स के लिए। तो ऐसे में कभी कभार मतलब पीछे काफ़ी देखा गया है कि इंडेक्सेस ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि आप एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकें। अब ये अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँ, तो म्यूचुअल फंड को फॉर एग्जांपल एक नया बंदा आया है स्टॉक मार्केट में, वो किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहता है, तो सबसे बड़ी गलती जो मैं कहूँगा, एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक जो मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के टाइम पे आती है, वो ये है कि इन्वेस्टर सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखता है। उसने देखे 1 साल के रिटर्न्स कितने हैं, इसके 28% है, उसके 22% है, इसके 25% है, कौन सा बढ़िया है, 28% वाला। फिर वो देखते हैं 3 ईयर्स के रिटर्न्स, 3 ईयर्स में इसने रिटर्न दिए हैं 26%, अगेन बहुत बढ़िया है। बाकी किसी म्यूचुअल फंड ने मे बी 24% दिए हों, 25% दिए हों, तो रिटर्न्स को देख के उसमें बस इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को। म्यूचुअल फंड्स में मैं मानता हूँ कि अगर आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो रिटर्न्स को सबसे लास्ट में देखो। अच्छा। रिटर्न्स को पहले नहीं देखना। रिटर्न्स से किसी म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट मत करो फर्स्ट। अगर हम सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं तो किस चीज़ से शॉर्ट करें? अगली चीज़ लोग पकड़ लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। हाँ। पता नहीं है कहाँ से अफवाह फैली हुई है कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा होगा, जबकि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको मार्केट में चीप मिल रही है तो वो अच्छी हो। जो चीज़ आपको थोड़ी सी मार्केट से लेट से 10 रुपीज़ की जगह 12 रुपीज़ की मिलती है तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी हो। तो म्यूचुअल फंड्स में सेम केस हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फंड अगर एक्सपेंस रेशियो कम है उसका, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसका एक्सपेंस रेशियो लेट से 0.25% ज़्यादा है, 0.3% ज़्यादा है, तो हो सकता है वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे दे। तो एक्सपेंस रेशियो अगेन सेकंड लास्ट पैरामीटर बन जाता है या लास्ट पैरामीटर बन जाता है रिटर्न्स के भी बाद, कि एक्सपेंस रेशियो आपको देखना नहीं एक तरह से। अच्छा। अब क्या देखना है? अब आपको देखने हैं किसी म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स। अच्छा। फंडामेंटल्स म्यूचुअल फंड के कैसे हैं, लॉन्ग टर्म में वो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर सकता है। पास्ट में तो ठीक है हम देखेंगे फाइनली रिटर्न्स के थ्रू, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, फंड मैनेजर किस तरीके से मार्केट को बीट कर पा रहा है, या म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क कितना है, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। 3 4 पैरामीटर्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको किसी म्यूचुअल फंड में देखना है उस म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो। शार्प रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। शार्प रेशियो आपको म्यूचुअल फंड में बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड जितना आप उस म्यूचुअल फंड में रिस्क ले रहे हैं, उस रिस्क से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कितने बेटर दे पा रहा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा वो म्यूचुअल फंड उतने ही अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको दे रहा होगा। तो हमेशा अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं 10 म्यूचुअल फंड्स में से, आप सबसे पहले देखिए शार्प रेशियो, जिस म्यूचुअल फंड का हाई है उसको आगे ले आइए, या ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स को आगे ले आइए, 10 को आगे तो ले ये आइए। इजिली वहीं पे इसलिए अवेलेबल है, सभी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, अच्छा, पब्लिकली बहुत सी ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट्स पे आपको शार्प रेशियो मिल जाएगा। ठीक है। शार्प रेशियो के बाद आता है सोर्टिनो रेशियो। अच्छा। सोर्टिनो रेशियो बिल्कुल शार्प रेशियो जैसा होता है, बस सोर्टिनो की खास बात यह है कि वो डाउनसाइड प्रोटेक्शन बताता है, अच्छा। डाउनसाइड रिस्क आपका बताता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो वो म्यूचुअल फंड कितना नीचे जा सकता है, आपका रिस्क वहां पर कितना है। तो डाउनसाइड रिस्क जो आप ले रहे हैं उस डाउनसाइड रिस्क पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल पा रहे हैं या नहीं, ये शार्प रेशियो का उल्टा हो गया सोर्टिनो। सोर्टिनो के बाद आपको देखना है किसी म्यूचुअल फंड का बीटा। बीटा आपको ये बताता है किसी म्यूचुअल फंड का कि उस म्यूचुअल फंड ने लेट्स से मार्केट अगर मान लीजिए आज के टाइम पे या पिछले 6 महीने में लेट्स से गई है 12% डाउन, अगर किसी म्यूचुअल फंड का बीटा 0.9 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 10% डाउन जाएगी तो आपका म्यूचुअल फंड 9% डाउन जाएगा। किसी म्यूचुअल फंड का बीटा 0.7 है, इसका मतलब ये है कि मार्केट 10% डाउन जाएगी तो आपका म्यूचुअल फंड 7% डाउन जाएगा। अगेन कुछ कुछ सोर्टिनो जैसा, लेकिन अगेन यहाँ पर आपका डाउनसाइड रिस्क बताता है किसी म्यूचुअल फंड पे कितना है। तो बीटा जिस म्यूचुअल फंड का जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही अच्छा है, आपका वहाँ पे रिस्क कम है, वॉलेटिलिटी एक तरह से मान सकते हैं कि वहाँ पे कम है। मतलब ऑलरेडी हमें जैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, हमें 3 4 साल 5 साल अगर नहीं हमें देखना, तो फिर भी हमें उसे वॉलेटिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि नहीं? वॉलेटिलिटी के बारे में इन पैरामीटर्स के थ्रू एक बार आप निकल गए, आपने म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट कर लिया, तो लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। अभी इसके बारे में आऊँगा, इसके बाद पॉइंट को कवर करेंगे। तो हमारे पास शार्प रेशियो हो गया, सोर्टिनो रेशियो हो गया, बीटा हो गया। बीटा के बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा। ये चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ये बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है।
मार्केट ऊपर जाती है 10% तो म्यूचुअल फंड कितना ऊपर जा रहा है, क्या वो 12-14% जा रहा है। मार्केट जब नीचे जाती है 10% तो म्यूचुअल फंड कितना नीचे जा रहा है, क्या वो 14-15% नीचे जा रहा है। तो अपनी जो म्यूचुअल फंड की मीन पोजीशन होती है, एवरेज एनुअल रिटर्न जो होते हैं, उस एवरेज एनुअल रिटर्न से मीन पोजीशन से कितना ऊपर नीचे डिविएट करता है, उसकी वोलेटिलिटी कितनी है, ये आपको बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इन 4 पैरामीटर्स को आपने देख लिया, यानी कि आपने एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छा म्यूचुअल फंड अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। अब इन 4 पैरामीटर्स को भी देखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल के लिए देख लिए या 3 साल के लिए देख लिए, आपको काफ़ी लंबे समय के लिए किसी म्यूचुअल फंड, मतलब एटलीस्ट वो म्यूचुअल फंड 5 साल पुराना होना चाहिए। अच्छा। उससे कम वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 साल से कम है, तो इंडेक्स फंड में एक बार को चल जाएगा। एक्टिव फंड्स में आप 5 साल से नीचे वाले म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, ना करें। अभी समय दो। बहुत बहुत म्यूचुअल फंड आपके पास, उनमें से जो भी 5 साल पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं उनको एक आप लेकर आओ, ये सारे पैरामीटर्स आप देखो, आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड फंडामेंटली जो अच्छा होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है रिटर्न्स की। रिटर्न्स आपको देखने हैं तो कम से कम 3 साल के रिटर्न्स देखने हैं, उसके बाद 5 साल के रिटर्न्स देखने हैं। अगर म्यूचुअल फंड 5 साल से ऊपर का है तो 7 साल, 8 साल या 10 साल के रिटर्न्स आपको देखने हैं। तो आप एक तरह से आपने शॉर्ट लिस्टिंग जो की थी 4 पैरामीटर्स के बेस पे, ये एक और फिल्टर का काम करता है एक तरह से रिटर्न्स की। पास में म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, तो ये म्यूचुअल फंड आगे भी हमें अच्छे रिटर्न्स दे दे। मतलब जिस पॉइंट को हम सारे सोचते थे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि हाँ। रिटर्न्स कितने हैं, हाँ, वो आपके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में सबसे लास्ट क्या में है? होना चाहिए, क्योंकि ना- रिटर्न्स डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए मार्केट का शिफ्ट होता है, मार्केट का भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, दूसरे में नहीं कर रही। म्यूचुअल फंड में हो सकता है किसी सेक्टर में एलोकेशन ज़्यादा है, दूसरे सेक्टर में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 साल पुराना म्यूचुअल फंड लाते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा शिफ्ट ऊपर नीचे आपको मिल जाता है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्लस उसने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, ये आपको लास्ट में चेक करना है इस तरीके से। तो फंडामेंटली अच्छे रिटर्न्स वाला म्यूचुअल फंड आपके पास होगा, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एक्सपेंस रेशियो की हमने बात की थी, जैसे एक्सपेंस रेशियो में जैसे अगर कोई ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.4% है, 0.5% है, म्यूचुअल फंड में अगर 2% है, अगर 10 साल में दोनों ने रिटर्न सेम दिए तो काफ़ी डिफरेंस आता है, कंपाउंड करके हमारी रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाती है ना उसके अंदर। हाँ, अब देखिए वही बात है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का काम होता है इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स निकालना। बेटर रिटर्न्स आप निकालेंगे तो आप एक्सपेंस भी पे करेंगे। अब ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 2% होता है, जनरली म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.9-0.8% के नीचे ही होता है। ETF की अगर हम बात करते हैं तो 0.1%, 0.2% के आसपास का होगा, तो गैप तो है। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स भी तो ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो कंपाउंडिंग भी आपकी अच्छी होगी वहाँ पे। हाँ, वही अगर अच्छे से जो आपने पॉइंट्स बताए उसके बाद से चूज़ कर पाए तो। हाँ, अगर आप चूज़ कर पाते हैं इन सब चीज़ों के बेसिस पे। एंड इसमें ऐसे भी कुछ है, जैसे अगर हमने, जैसे मेरी एज में किसी ने करना है तो उसको कैसे अपना करना है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, या कोई अगर हमारी फादर की एज का है उनको कैसे सेलेक्ट करना है, तो एज वाइज भी कुछ देखना होता है इसमें। हाँ, अब लोग यहाँ पर गलती अगेन ये कर जाते हैं कि लेट्स से कोई म्यूचुअल फंड में जैसे मेरे आपके फादर की एज का कोई बंदा आता है पहली बार, मतलब स्टॉक मार्केट से, क्योंकि पुराने लोग हैं काफ़ी डरते हैं, FD में इन्वेस्टमेंट्स करते आए थे, PF में पैसा डालते आए थे, तो अब मे बी उन्होंने म्यूचुअल फंड का नाम सुना हो कि चल म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो इधर आना चाहें। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया जाए अपने रिस्क क्राइटेरिया के बेसिस पे। हर इंसान का अपने रिस्क क्राइटेरिया होता है। जैसे कि एक यंग बंदा है जो 22 ईयर्स का है, 24 ईयर्स का है, अभी जस्ट उसकी जॉब लगी है, अर्न करना स्टार्ट किया है, उसके पास बहुत लंबा समय है पैसा कमाने के लिए। 25 साल हैं, 35 साल भी हो सकते हैं, 40 साल हो सकते हैं। लेकिन एक बंदा जो 55 ईयर्स की एज पे है, 60 ईयर्स की एज पे है, नियर रिटायरमेंट है, उसके पास नई इनकम तो शायद ना आ पाए, ठीक है पेंशन वगैरह आएगी, बट वो भी क्योंकि कम आती है। एक तरह से बात यहाँ पर है कि रिस्क उनका बढ़ जाता है। तो आपके पास मान लीजिए आज 10 लाख रुपए हैं, इस 10 लाख रुपए पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। 60 साल का बंदा हो सकता है उन 10 लाख रुपए पे ज़्यादा रिस्क ना लेना चाहे कि भैया मैं नहीं चाहता कि ये पैसा अगले 2 साल में, 3 साल में 58 लाख हो जाए, 60 लाख की बजाय 57 लाख हो जाए। लेकिन जो 24 साल का बंदा है उसको अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करने को कहेंगे तो वो हो सकता है ज़्यादा रिस्क लेकर कि ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा डालकर जो रिस्क जिनका हाई हो, मे बी उनका अल्फा बहुत ज़्यादा हाई है, सोर्टिनो रेशियो कम है, शार्पे रेशियो भी कम है, रिस्क हाई हो लेकिन रिटर्न ज़्यादा आपको दे रहा हो, तो हो सकता है 24 साल का बंदा ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सके। क्योंकि रिस्क आपका जितना लंबा ड्यूरेशन चलता है आपके इन्वेस्टमेंट्स का, रिस्क आपका वहाँ पर ऑटोमेटिकली थोड़ा बैलेंस आउट हो जाता है। क्योंकि आपने आज रिस्क लिया, आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डाउन हुई, उसके बाद आपको और अगला साल, उसके अगला साल, नंबर ऑफ ईयर्स आपको मिल जाते हैं कि आप पैसा अर्न करके डाल के अपने रिस्क को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकते हैं। लेकिन 60 ईयर्स का बंदा है, उसको अगले 5 साल में ही मे बी पैसे की रिक्वायरमेंट हो, कुछ उसकी प्लानिंग हो, बच्चों की शादी है, कुछ और प्लानिंग है, तो वहाँ पर वो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कितनी करते हैं।
तो 24 ईयर्स का बंदा है तो एक तरह से वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, 80% भी कर सकता है, 90% भी कर सकता है। बाकी अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं एंड सो ऑन। और अगर हम मिड ईयर की बात करते हैं, लेट्स से कोई बंदा है 35 ईयर्स का, 40 ईयर्स का, तो वो 70-80% इक्विटी में डाल सकता है। इक्विटी मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स, फंड्स। उसमें डाल सकता है। और जो बाकी 20-30% है उनको अगेन गोल्ड में, पीपीएफ में, पीएफ में जो उनका ऑटोमेटिकली कटता ही होगा उसमें रह सकते हैं। और जो है 50+ ईयर्स के, तो यहाँ पर उनका इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए। उनको यहाँ पर अपनी वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा अपनी वेल्थ को स्टेबल रखने पर उनका ध्यान होना चाहिए कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरी जो ये वेल्थ है, ये वेल्थ, इसकी वैल्यू कम ना हो। ठीक है, मुझे 15% रिटर्न्स नहीं चाहिए, मुझे 18% रिटर्न्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे रिटर्न्स इतने मिल जाए कि मैं इन्फ्लेशन को अच्छे मार्जिन से बीट कर सकूँ। इन्फ्लेशन 6% है, 10% आपको रिटर्न्स मिल जाए तो 4% के मार्जिन से आपने बीट कर लिया। 7% इन्फ्लेशन है, अगेन 10-11% आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो, आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं हो रही। तो रिस्क कम करना पड़ेगा आपको एज के हिसाब से। एक मतलब किताबों में आपने देखा होगा, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि इक्विटी एलोकेशंस का जो एक रूल होता है वो होता है 100 माइनस आपकी जो एज है। 70 ईयर्स हैं तो 100 - 70, 30% आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, बाकी 70% आपका गोल्ड एंड अदर एसेट्स जो होते हैं, जो स्टेबल एसेट्स वगैरह हैं, इस तरीके से। अब इसके अंदर एक मैंने और देखी प्रॉब्लम कि लोग म्यूचुअल फंड के अंदर ही टाइमिंग स्टार्ट हो जाते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई, डर जाते हैं। जब मार्केट एकदम पीक में है तब उस टाइम आते हैं। तो अगर कोई इसमें भी अगर टाइमिंग करना स्टार्ट हो जाए, इसमें निकालना स्टार्ट हो जाए गलत टाइम पे आके, इसको भी ट्रेड करना स्टार्ट हो जाए, तो उसके रिटर्न्स बहुत ख़राब हो जाते हैं ना। फिर उसको कैसे मैनेज करना है साइकोलॉजिकली? देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने एज एन एसेट अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने चूज़ किया है म्यूचुअल फंड, तो आप भूल जाइए ट्रेड करना म्यूचुअल फंड के अंदर। आप भूल जाइए कि आपको मार्केट को टाइम करना है। मार्केट डाउन जा रही है तो मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मार्केट हाई जा रही है तो आपने फोमो में एकदम से अपना पैसा, ज़्यादा कैपिटल डाल दिया म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड का मतलब है पीस ऑफ माइंड। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आज तक जो बनी है पैसा इन्वेस्ट करने की, वो है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एसआईपी को भी मैं कहता हूँ कि लोग, मैंने देखे हैं 15 डेज़ की एसआईपी करते हैं, 30 डेज़ की एसआईपी करते हैं, मतलब सॉरी वीकली एसआईपी करते हैं, 15 डेज़ की एसआईपी करते हैं। मैं कहता हूँ कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, कम से कम आपका पीरियड 7 साल होगा, 10 साल होगा। तो इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना कि वीकली और 15 डेज़ की एसआईपी आप कर रहे हो? आप सिंपल 30 डेज़ की एसआईपी करो और उसको छोड़ दो, ऑटोमेट कर दो उसको, मैनुअली नहीं करना आपको। ऑटोमेशन में फ़ायदा ये होता है कि मार्केट मूड क्या चल रहा है, मार्केट कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, ये सारे जो माइंडसेट जो माइंड में आपके आती हैं चीज़ें, फियर आता है, कुछ आता है, इन सब चीज़ों से वो हट जाती है। आपकी एसआईपी उस पर्टिकुलर डेट पे कटेगी ही कटेगी अगर आपने ऑटोमेट की है, मार्केट चाहे कुछ भी चल रही हो। आपको मार्केट देखनी ही नहीं है म्यूचुअल फंड के केस में। मतलब जैसे एक तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, उसमें ही वो कहते हैं मार्केट ज़्यादा मत देखो। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में भी जितना कम देखोगे उतना सही ये रहेगा। और बड़ा एक तरह से टाइम पीरियड आपका बन गया है कि म्यूचुअल फंड में इवन अगर रीबैलेंसिंग की हम बात करते हैं कि एक बार म्यूचुअल फंड का आपको देख लो कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी आपको 6 महीने में या साल में एक बार करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग तो फिर भी आप 7 डेज़ में करते होंगे, 10 डेज़ में करते होंगे, मतलब बड़े से बड़ा मानता हूँ। यहाँ पर तो 6 महीने और साल भर की बात होती है। क्योंकि मैंने देखा है इसमें पीटर लिंच जिनकी बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, उनके जो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, उनका अपना जो फंड था, उनकी रिटर्न्स 20 साल के लिए बहुत अच्छी थी। बट जो उनके इन्वेस्टर थे उनकी रिटर्न्स अच्छी नहीं थी, बिकॉज वो उसके अंदर भी टाइमिंग करना स्टार्ट टाइम ही करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जब उनकी रिटर्न्स अच्छी होती थी तब वो उनके म्यूचुअल फंड में आ जाते थे, जब रिटर्न्स नहीं आई तब वो बैकआउट कर जाते थे। तो यस, लॉन्ग टर्म इसमें भी पीसफुली आपको बैठना पीसफुली कर रहा है, तभी इसमें कुछ हो पाएगा। बिल्कुल। और इवन पीछे जो मार्केट का हमें क्रैश देखने को मिला था अभी, जो 16% का क्रैश आई थिंक पीछे गया था, सितंबर 2024 से अगस्त सितंबर के आसपास पीक पे थी मार्केट, 26,000 पे थी। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में हमें सीधे 16% का फॉल देखने को मिला। वहाँ पर बहुत से लोगों ने पैनिक में अपनी एसआईपी बंद कर दी। हाँ, मार्केट गिर रही है, बल्कि मार्केट गिर रही है उससे अच्छा समय कोई हो ही नहीं सकता इन्वेस्टमेंट्स करने का। म्यूचुअल फंड्स में सबसे अच्छा समय होता है कि आप जब मार्केट गिर रही है उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स करो। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड भी पड़ा है, उस एक्स्ट्रा फंड को भी आप म्यूचुअल फंड में डाल दो धीमे धीमे करके। उस आप सस्ते में जितने में एनएवी पे म्यूचुअल फंड बाय करोगे, आपको लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसमें अब कुछ ऐसा रूल होता है कि अब किसी की सैलरी सपोज 1 लाख है, तो उसमें से कितना पार्ट इन्वेस्ट करना है हर मंथ, कितनी सिप करनी है जिसको वो लॉन्ग टर्म कर पाए। एंड अगर 10 साल के लिए उसने अगर म्यूचुअल फंड होल्ड करना है, तो पूरे 10 साल सिप करता रहे या 6-7 साल करके फिर स्टॉप कर दे, ऐसा कुछ रूल होता है या कैसे करना होता है? देखिए, बात सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, डायरेक्ट इक्विटी क्यों ना हो, ETF क्यों ना हो, आपको कम से कम अपनी सैलरी का 20%
1 लाख सैलरी है तो 20,000 रुपये बिल्कुल अलग कर दो कि ये पैसा मेरे से कोई नहीं ले सकता, ये पैसा मैं अपने लिए रखूंगा। अपने लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके कुछ खरीद लोगे, अपने लिए मतलब इसको मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रखना चाहता हूँ। उसको आप इन्वेस्ट करोगे 20% को, तो 1 लाख का 20,000 रुपये आपको कम से कम इन्वेस्ट करना है। 80% का आपको जो करना है करो, इस 20% को मत छेड़ो। और ये हर महीने 10 साल तक जैसे हर महीने करते रहना है। SIP के थ्रू ये 20% अमाउंट एक फंड में नहीं लेकिन मल्टीपल फंड्स में जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आपको फॉलो करनी है, ये रोकना नहीं है। अब आपकी बात आई कि क्या 7 साल बाद SIP रोक दें, पैसा निकाल लें या फिर मैनुअली करना स्टार्ट कर दें। म्यूचुअल फंड में एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है जो करना भी चाहिए। म्यूचुअल फंड से आपको पैसा तब तक बाहर नहीं निकालना जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए या आपका गोल नज़दीक आने वाला ना हो। मैं यही पूछ रहा था, एग्जिट कैसे एग्जैक्टली कब एग्जिट कब करना है, हाँ। कैसे पता चलेगा? म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का बेस्ट टाइम है जब आपका गोल रीच हो जाता है। अगर आपका गोल 10 साल के बाद का है, लेट्स से आपको घर खरीदना था, घर के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे कि 10 साल बाद मैं अपना घर लूँगा, अपना घर बनवाऊंगा, मैं रेंट पे रहता हूँ, तो जब तक वो गोल आपका आ नहीं जाता आपके सामने, मे बी 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, तब तक आपको म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने का बेस्ट टाइम होता है जब आपका गोल अचीव हो गया है। गोल कुछ भी हो, चाहे आपको 5 साल बाद गाड़ी लेनी हो, आपको घर खरीदना हो, 18-20 साल के बाद अपने बच्चों की शादी करनी हो, हायर एजुकेशन के लिए उनको भेजना हो, हर म्यूचुअल फंड आपके गोल के साथ अटैच होना चाहिए। 1 या 2 म्यूचुअल फंड को आप एक गोल के साथ अटैच कर सकते हो, किसी दूसरे गोल के लिए आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड को अटैच कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से पैसा कब बाहर निकलेगा? जब गोल अचीव होगा। एंड अगर काफ़ी बारी होता है कि सपोज 10 साल बाद एक फंड चाहिए था, 10 साल बाद डॉक्टर की एडमिशन करानी थी, कॉलेज एडमिशन होनी थी अब्रॉड, तो वहाँ पे काफ़ी खर्चा होना था। अब उस टाइम पे जब एडमिशन करानी है, उस टाइम पे अगर मार्केट 1-1.5 साल तक नीचे ही चल रही है और आपके अगर 3-4 साल पहले अच्छे रिटर्न्स थे, अब आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट वो वाले पिछले 3-4 साल के लेटेस्ट वाले खत्म हो गए हैं, खत्म हो रहे हैं। अब आपको इस साल निकालने हैं पैसा, उस केस में क्या करें? ये आपने अगेन बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ इस चैनल पे। तो देखिए, मैंने क्यों बात की थी कि अगर आपका गोल 10 साल का है तो आप जैसे ही 8 साल 9 साल हो जाते हैं तो आपको पैसा बाहर निकाल लेना है। बाहर नहीं निकालना एक तरह से, बेसिकली अगर आप नहीं बाहर निकालना चाहते तो आप मत निकालिए। उस म्यूचुअल फंड पे, मतलब फॉर एग्जांपल आपका गोल था 15 साल का, 15 साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना था। जैसे ही 13वां साल आ जाता है, 13th ईयर आपका चल रहा है, उस म्यूचुअल फंड पे रिस्क को कम कर दो। अच्छा, कैसे रिस्क कम करोगे? इक्विटी में एलोकेशंस कम कर दो और डेट में उस म्यूचुअल फंड से पैसा धीमे धीमे मूव करना स्टार्ट कर दो। वो SWP के थ्रू कर सकते हो, सॉरी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान STP के थ्रू कर सकते हो। अच्छा। STP हेल्प करता है कि आप एक म्यूचुअल फंड से थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे SIP होता है, SIP से आपका हर मंथली पैसा जाता है, STP से हर पैसा मंथली या फिर जो भी फ्रिक्वेंसी आप चूज कर सकते हो, आपका पैसा एक फंड से दूसरे फंड की तरफ मूव होता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। तो ये मूवमेंट आपकी 13th ईयर से स्टार्ट हो जानी चाहिए अगर आपका 15 साल का गोल है, यानी कि गोल के अचीव होने से एटलीस्ट 2 साल पहले ये प्रोसेस आपका चालू हो जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया था उस पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली 13th ईयर तक आते आते, और अगले 2 साल मार्केट में ऐसा बड़ा पैनिक आ गया कि मार्केट 18% गिर गई, 20% गिर गई, तो आपका अच्छा खासा कैपिटल का लॉस होगा। तो ऐसा ना हो तो ज़रूरी है कि आप धीमे धीमे रिस्क को कम कर दें, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जाना स्टार्ट कर दें, लिक्विड फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। उस पैसे को आप विड्रॉ करके भले ही अपनी FD में क्यों ना डालना स्टार्ट कर दें, आपको वो प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका रिवर्स भी क्वेश्चन बनता है। अगर 13 ईयर तक मार्केट मेरी सही चल, मतलब स्टेबल सी चल रही थी, बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन 14 और 15 ईयर में मार्केट अचानक से ऊपर उठ गई, तो क्या करेंगे? ये तो लालच है। वो तो कुछ भी हो सकता है, वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। अल्टीमेटली रिस्क को कम करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। लालच तो बढ़ता रहेगा, लालच कभी खत्म नहीं होता। लालच का ये भी ना, जैसे जब अगर 13वां साल तक बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है इक्विटी, उस टाइम किसी का मन नहीं करेगा इक्विटी को रोक के धीरे धीरे उसमें डेट में लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम तो मन करेगा इक्विटी में और डाल। अभी रखा रहने देते हैं, 1 करोड़ है मार्केट, अगर 20% हो गई तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाएंगे एंड सो ऑन। वो लालच है। रिस्क जितना कम आप स्टॉक मार्केट में रखोगे, इक्विटी के रिस्क को आप कम करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। पीसफुल माइंड आपका रहेगा, आपको कहीं पर भी पैनिक सिचुएशन नहीं आएगी। राइट। एंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आजकल नहीं बहुत टाइम से चल रहा है, ये फायर वाली जो मूवमेंट चल रही है, तो ये अर्ली इंडिपेंडेंस जो सबको चाहिए, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर क्या रहेगा? अगेन ये जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम 2-3 पॉडकास्ट भी कर लेंगे ना इस टॉपिक के ऊपर, ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। राइट। फायर एक इतना बड़ा कंसेप्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायरिंग अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बात करता हूँ, पहले रिटायरिंग अर्ली की बात करते हैं। यानी कि जो बेसिक नॉर्मल रिटायरमेंट एज है वो है 60 ईयर्स की इंडिया में।
दूसरी कंट्री में हो सकता है कुछ और, 65 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। तो 60 ईयर से पहले रिटायर अपने आप को कर लेना, यानी कि अपनी एक्टिव जॉब से अपने आप को हटा लेना, ये हो गया हमारा अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट 55 पे भी आप ले सकते हो, 50 पे भी ले सकते हो, लोग इवन 35-40 ईयर्स की एज पे भी ले लेते हैं अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट कब लेना चाहिए? जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, यानी कि आप पैसे के लिए एक्टिवली काम करना बंद कर दो, आपको किसी एक्टिव जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जितना पैसा अभी तक इकट्ठा कर लिया है, इन्वेस्ट कर लिया है, वो पैसा ही आपको और पैसा कमा के दे। जिस दिन आपका पीस ऑफ माइंड इतना हो जाए कि अब मैं पैसा ना भी कमाऊँ तो मुझ पे मतलब मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, मेरे बच्चे आराम से जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, मेरी फैमिली ऐसी चलती रहेगी, आप उस दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आपके पास अब ऑप्शन है कि आप अपने आप को अर्ली रिटायर कर सकते हो। कुछ लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद भी जॉब करते हैं कि चलो यार दिमाग लग रहा है, दिन निकल जाता है ऐसे करके, किसी और ज़्यादा स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट से हटके किसी नॉर्मल एनवायरनमेंट अपना बिजनेस खोल लेते हैं, कुछ और ऐसा है। ऑल द बिजनेस में भी काफ़ी रिस्क होते हैं, तो कुछ भी ऐसा कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला आपका गोल होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दूसरा गोल आपका होना चाहिए रिटायरिंग अर्ली एज एन ऑप्शन। राइट। एंड इसके अंदर एक पर्सनल फाइनेंस की अगर आप बात कर लेते हैं, तो ऐसी कुछ क्या गलतियाँ हैं जो सारे करते हैं अपनी पर्सनल फाइनेंस को लेके, एंड उनको कैसे ठीक करना चाहिए एक जनरल टर्म के अंदर? अब देखिए, पर्सनल फाइनेंस रूट है, यही आपको बताता है कितना पैसे खर्च करना है, यही आपको बताता है कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो पर्सनल फाइनेंसेस को मुझे लगता है कि जितना जल्दी आपको मैनेज करना आ जाए, संभालना आ जाए अपने पैसे को, उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जितना जल्दी लेट्स आपकी जॉब लगती है, अब क्या है कि पिछले 15-20 साल से आप मेहनत करते आए थे, स्कूलिंग करी, कॉलेज किया, अपने आप को घिसा रगड़ा, फिर आपकी जॉब लगी, सैलरी आई, तो मन करता है कि आप खर्च किया जाए, आप मौज करेंगे इससे। आप मौज कर लो, 1 साल कर लो, जो आपको खरीदना है खरीद लो। आपको अच्छा फ़ोन लेना है, अपना कोई फेवरेट गैजेट लेना है, आप ले लो, 1 साल की पूरी सैलरी उड़ा दो उसमें। अच्छा। लेकिन मतलब 1 साल में ऑब्वियसली वो शौक होंगे, मैंने भी यही किया था। 1 साल नहीं, मैं तो बल्कि 3-4 साल ऐसा किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उतनी अवेयरनेस नहीं थी, किसी ने इतना गाइड नहीं किया था। तो आज अगर ये गाइडेंस आपको मिल रही है पॉडकास्ट के थ्रू, किसी और चैनल के थ्रू, आप उसको लो, 1 साल अपनी ऐश काटो। उसके बाद 1 साल के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो आप ही का पैसा है, फ्यूचर में आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो आपकी जो फैमिली होगी उनको मिलेगा। फैमिली जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो पैसे को इन्वेस्ट करना जितना जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे, कंपाउंडिंग आपके लिए उतना ही ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देगी। रिस्क की जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी मार्केट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कि रिस्क आपका बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे आपके पास जितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं आगे। तो पर्सनल फाइनेंस में जैसे मैंने बताया था, 20% पैसा इन्वेस्टमेंट में, 80% पैसा किसी भी चीज़ में। आप उस 80% पैसे में से आपको इमरजेंसी फंड रखना है, आपको घर के खर्चे पूरे करने हैं, अपने शौक पूरे करने हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 20% से शौक पूरे कर लो। 1 लाख सैलरी है, 20,000 रुपये महीने खत्म कर दो, उनको खर्च करो, पार्टी करो, जो करना है करो। लेकिन 20% पैसा जो आपके इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी। राइट। एंड अगर स्टार्टिंग वाले आपने कहा 1 साल में जॉब के अंदर जितना खर्चना खर्च लो, हाँ बट अगर काफ़ी लोग उसके अंदर ईएमआई बना लेते हैं, चीज़ें अगर लोन पे ले लेते हैं फिर। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है कि इवन जो मेरी लास्ट पॉडकास्ट गई थी उसमें मैंने ये चीज़ कवर की थी। ऐश करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बढ़िया गाड़ी ले लो जाके, आप मर्सिडीज़ ले लो जाके। क्यों? क्योंकि उसकी ईएमआई को आप अफोर्ड कर सकते थे। मर्सिडीज़ को तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ईएमआई को अफोर्ड कर सकते थे। राइट। डेट से उस पर्टिकुलर ईयर या अगले 2-3 साल आप जितना बचोगे उतना आपके लिए अच्छा है। डेट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, कभी कभार लोन आप ले सकते हो, आपको मे बी एजुकेशन लोन आपने शुरुआती लोन से करी हो, उसको भी आपको उतारना हो, तो नए डेट के ऊपर अपने ऊपर ना चढ़ने दें। कार लेनी है ले लो, लेकिन ऐसी कार जिसकी ईएमआई आपके 20% जो मैंने बोला था मज़े करने वाले पैसे, Right. उनमें से निकल जाए राइट। एक तरह से। तो कार लो, ईएमआई बनाओ, मतलब लोन लो, लेकिन ऐसा जिसको आपको पे करने में पेन ना हो। आपको हमेशा ये डर ना लगे कि यार नौकरी चली गई तो क्या करूँगा, कहाँ से पैसा आएगा, वो फियर नहीं आपके अंदर आना चाहिए। राइट। बिकॉज काफ़ी बारी जो कार लेनी होती है उससे हम ज़्यादा ही अच्छी ले लेते हैं, क्योंकि फोमो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से फोमो हो जाता है सारा, इस करके काफ़ी पर्सनल फाइनेंस में इशू आ जाता है। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, मैंने भी सेकंड हैंड कार ली है, 1.5 साल पुरानी कार ली है, और पहली जो मैंने कार ली थी वो ब्रांड न्यू ली थी। लेकिन जिस दिन मैंने वो कार ली थी उसी दिन बैक करते उस गाड़ी को मैंने ठोक दिया था। अच्छा। शोरूम से निकाल के लाया, गाड़ी को बैक कर रहा हूँ घर के बाहर, पीछे टेलीफोन का बॉक्स होता है नीचे टिन का जो बना होता है, उसमें लग गई। अच्छा। क्योंकि सेंसर बीबी पर तो मुझे नहीं पता क्यों कर रहा था, मैंने बस पीछे करी और वो लग गई। तो उसी दिन मुझे ये अकल आ गई कि इस ब्रांड न्यू गाड़ी की वैल्यू मैंने कम कर दी पहले ही दिन। पहले दिन, या अगर नहीं भी ठोकते तब भी उसकी वैल्यू काफ़ी शोरूम से निकलती है उसके वैसे ही हो कितने, कि आप 10 लाख की गाड़ी लो, बेच के दिखाओ अगले दिन 9 लाख में।
हो सकता है 9-20 में 9-30 में कोई ले ले, लेकिन वैल्यू बहुत जल्दी कम होती है। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट में ज़्यादा पैसा डालना आपके किसी काम नहीं आएगा। राइट। तो आई गेस जितना अच्छे से आपने म्यूचुअल फंड को समझाया है, लिटरली मुझे नहीं पता कि अच्छे से मैं समझ पाऊंगा एक एक पॉइंट को। ये जो रेशियोज थी मुझे नहीं पता था इसके बारे में, ये खुद मैंने आज सीखने को मिला है। इसके मैं और स्टडी करूंगा, मैं बाकी सबको भी बोलूँगा इसकी और से डिटेल स्टडी करेंगे, बिकॉज अब हमें समझ आ गया एटलीस्ट क्या देखना है। हाँ राइट। अगर ये नहीं पता होता कि क्या मेजर्स देखने हैं, कौन से डेटा पॉइंट्स को हमने स्टडी करना है, तो बंदा क्या स्टडी करेगा। अब हमें पता चल गया क्या क्या स्टडी करना है। अब एक्चुअल में जो कौन से म्यूचुअल फंड लेने हैं, अब नहीं लेने हैं, वो हम स्टडी एक्चुअल से अब कर सकते हैं। हमें वो गाइडिंग लाइट मिल गई कि यार देखना क्या, यही नहीं पहले पता था। लिटरली मैं खुद काफ़ी टाइम से ये सोचता था, मुझे स्विंग ट्रेडिंग में मेरी एक्सपर्टीज़ है, म्यूचुअल फंड की मुझे खुद ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तभी मुझे था कि म्यूचुअल फंड के बारे में किसी सीखना है तो एक्सपर्ट को ही बुलाओ, उनसे ही बिठा के सब कुछ सीख लो। और ये पॉडकास्ट करने का मेन बेनिफिट है ना कि जितने अच्छे से मैं समझूंगा ना, शायद कोई और ना समझे, क्योंकि मुझे तो रियल आपके सामने क्वेश्चंस करने हैं, आपको काउंटर क्वेश्चंस करने हैं। तो मुझे आपने बहुत अच्छे से समझा दिया सारा कुछ। आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड आपके चैनल पे लिटरली, मतलब आपने मुझे नहीं बोला ये बोलने के लिए, पर मैं सबको बोलूँगा, मैं इनका टैग भी कर दूंगा, इनका चैनल देखो। एक्चुअल में एक एक वीडियो उन्होंने इतने प्यार से अच्छे समझाई है ना। आप एक बारी कोई टॉपिक वीडियो देख लोगे, दोबारा आपको किसी और यूट्यूब भी कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, सारा कुछ एक चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। लिटरली मुझे बहुत अच्छा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के कहने पे पैसा इन्वेस्ट मत करना। राइट। आपको कोई जल्दी नहीं है, आपकी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है कि आपको आज ही पैसा इन्वेस्ट करना है, कल करना है। आप लो 4 महीने का टाइम लो, 6 महीने का टाइम लो, मार्केट तो ज़िंदगी भर के लिए है। अब ऐसा थोड़ी कि मार्केट आज है, आपके बच्चे भी तो इन्वेस्ट करेंगे ना, कभी कभी कहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो आपके पास बहुत टाइम है, आप नॉलेज गेन करो, सही सोर्सेज से गेन करो, पढ़ाई कर लो पहले अपनी बेसिक पढ़ाई, उसके बाद म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करो। राइट, बिकॉज आई गेस इस टाइम में म्यूचुअल फंड, अगर 90% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें 90% में से 90% को ये सारी रेशियोज के बारे में नहीं पता होगा जो आपने आज बताई है। बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। बहुत लोग मिस करते हैं, ज़्यादातर लोग बस वही पास्ट रिटर्न्स देख के ही कर रहे होते हैं। ये काफ़ी बार ये भी देखा है, काफ़ी लोग देखते हैं कि यार हमें ये पर्सनल जो ये मैनेजर है, हम ये पर्सनली बंदा बहुत पसंद है, इसलिए इसके इन्वेस्ट कर दो। काफ़ी बार वो ठीक भी निकल जाता है, पर ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ कि यार उस बंदे की हमें नेचर पसंद है, हमें बंदा सोशल मीडिया पे आता रहता है, हमें अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट कर देते हैं। राइट। एक्चुअल में डेटा पॉइंट्स आपने आज बताए हैं जो देखने चाहिए, तो लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। थैंक यू वंस अगेन ये पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सच में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। थैंक यू।